चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लागत कॉस्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले बाकी वाला हमने डिमांड वगैरह कंप्लीट कर लिया। आज अपना कॉस्ट, लागत। ठीक है, तो लागत की अवधारणा नहीं, लागत का अर्थ क्या है। ठीक है, तो लागत का अर्थ क्या है? किसी भी तरह का त्याग रूप में करना, सेक्रीफाइस करना। ठीक है, त्याग विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया हो। ठीक है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया हो, या लागत से आशय व्यय की उस राशि, वास्तविक या काल्पनिक, ठीक है, दोनों, जो किसी वस्तु विशेष अथवा लाभ एवं सुविधा प्राप्त करने के लिए की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? लागत। लागत शब्द के विभिन्न रूप है अर्थशास्त्र के अंदर अपन। तो पहला है मौद्रिक लागत, उसके बाद है वास्तविक लागत या फिर सामाजिक लागत, और एक है अवसर लागत। ये तो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और होती है जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन उनका नाम ध्यान रखना जरूर है। जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ अलग अलग लागतें हैं, उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो पहली लागत है अपने इंपॉर्टेंट, मौद्रिक लागत। मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, तो किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से उत्पत्ति उत्पत्ति के साधन? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है, उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है, उसे उत्पादन की मौद्रिक अथवा आर्थिक लागत कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। ठीक है, जिसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे माल का भुगतान, बिजली, परिवहन, विज्ञापन आदि पे जो खर्च होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मौद्रिक लागत। लेकिन अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागत के कुछ सम्मिलित रूप भी होते हैं, जिसमें हम तीन अवधारणा पढ़ेंगे। एक है स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक है अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और एक सामान्य लाभ। इन सबसे मिलकर क्या बनता है? मौद्रिक लागत। तो ये उसकी क्या एक पार्ट है। तो एक एक पार्ट देखते हैं। पहला है स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी लागतें जो स्पष्ट है, एकदम जो स्पष्ट होती है, सामने जो दिखती है, उनको क्या कहते हैं? स्पष्ट लागतें। जो नहीं दिखती है, ठीक है, उनको मतलब दिखती है, लागतें होती है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि वो लागत भी है, उनको कहीं अस्पष्ट। और जो जेब से पैसे के रूप में खर्च करते हैं, वो क्या होगी? स्पष्ट रूप से खर्च करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक उत्पादक को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रयोग के बदले चुकानी पड़ती है। ठीक है, इन लागतों में केवल ऐसे व्यय को ही सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक द्वारा नकद रूप में भुगतान किया जाता है। जैसे कच्चा माल लाएगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उधार ली गई पूंजी कहीं से, बैंक से लिया तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा ही। भूमि या इमारत की लगन किसी और से ली है तो, ठीक है, किसी और की भूमि पर आप बिजनेस करे तो उसको किराया दोगे। ठीक है, विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो, कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, कोई मैनेजमेंट के लिए किसी को हायर कर रखा आपने, तो उसका खर्चा। तो ये सब क्या है? आपको उनके पीछे पेमेंट देना पड़ रहा है, तो ये क्या स्पष्ट लागतें हो गई। ठीक है, तो स्पष्ट लागतों को भुगतान की गई लागतें होती है। ठीक है, तो पेड आउट कॉस्ट होती है जो भुगतान की गई कह दो, या व्यय की कह दो, या परिव्यय लागत, ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, लेखांकन लागतें भी कहते हैं। अब आती अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो होती तो है लेकिन उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भूमि जैसे कि कोई उत्पादक है, तो वो खुद जैसे अपना कार्य दे रहा है, तो वो अपनी लागत थोड़ी शामिल करता है, लेकिन अगर वो कहीं कहीं और काम करने जाएगा तो वो उनसे पेमेंट लेगा, लेकिन अपना समय तो वहां दे रहा है ना, तो वो भी एक तरह की लागत है, लेकिन उसको शामिल नहीं करते हैं, तो वो क्या होगी? अस्पष्ट लागत है, इसी तरह की। ठीक है, तो अस्पष्ट लागतें उत्पत्ति के उन साधनों के मूल्य को कहते हैं जिनके स्वामी स्वयं उत्पादक होते हैं। इन्हें क्रय करने के लिए उस प्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। जैसे स्वयं की भूमि, जैसे खुद की भूमि पर खेती कर रहे तो आपको क्या लगता है? कॉस्ट तो आई नहीं, जैसे बीज वगैरह ले रहे वही ला रहे, भूमि तो किसी खुद की है, लेकिन लागत तो है ना। अगर वो किसी को आपको देते हो तो आप उस आपकी भूमि पे वो ब्याज और किराया रेंट देता है। हाँ, जैसे एग्रीकल्चर के लिए अगर आप देते हो तो वो किसी को देते हो तो वो आपको क्या पैसे देता है ना उसके बदले में, लेकिन आप खुद करे तो उसको आप मान ही नहीं रहे। ठीक है, या फिर इमारत भवन किसी या किराए पे लेते तो लगता नहीं, खुद का भवन है तो उसका क्या, अपन को शामिल ही नहीं करते। खुद के पैसे लगाए हुए तो उसके ऊपर ब्याज आता अगर बैंक में रखते तो, लेकिन अपन बिजनेस में लगाए तो उसको काउंट ही नहीं करते। ठीक है, अपनी खुद की सेवाएं,
स्वयं एक प्रबंधक के रूप में अगर खुद वहाँ पे काम कर रहा है मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है, कार्य करना एवं वेतन नहीं लेना, वहाँ काम करेगा और खुद का वेतन थोड़ी लेता है, कोई अपने खुद के बिजनेस में रह के खुद का वेतन थोड़ी लेता है। तो वो है लागत तो है, लेकिन वो कैसी अस्पष्ट लागत, ठीक है। तो अस्पष्ट लागतों को निहित लागत या अव्यय लागत भी कहते हैं, नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती है। चलिए, और एक है नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ, ठीक है। लाभ के उस स्तर को कहते हैं जो एक उत्पादक को किसी उद्योग में बने रहने के लिए अवश्य मिलना चाहिए। इतना तो मिनिमम लाभ मिलना चाहिए ताकि वो बिजनेस को बंद नहीं कर सके, इतना भी नहीं कम हो जाए कि उसको भी बंद करने की नौबत आ जाए, ठीक है। तो वो मिनिमम लाभ होना चाहिए, तो उसका सामान, अन्यथा वो उत्पादन कार्य बंद कर देगा, ठीक है। यह एक ऐसा लाभ है जो शास्त्रीय अथवा उद्यमी को उपयोग उद्योग विशेष में बने रहने के लिए लागत है, ठीक है। लाभ से तात्पर्य असामान्य लाभ से न होकर न्यूनतम लाभ से होना चाहिए। किससे? न्यूनतम लाभ, मिनिमम प्रॉफिट, इतना तो होना ही चाहिए, ज्यादा है वो अलग बात है, ठीक है। तो मौद्रिक लागत क्या हो गई? एक तो स्पष्ट लागत है, अस्पष्ट लागत है और सामान्य लाभ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बन गई? मौद्रिक लागत, ठीक है। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट वाली जो होती है ना, उसको कहते हैं सामान्य लाभ, ठीक है। तो ये तो मौद्रिक लागत हो गई, मौद्रिक लागत के तीन रूप हो गए, ठीक है। दूसरी लागत है वास्तविक लागत। अपने कितनी लागत पड़ी है? तीन। एक तो मौद्रिक लागत, एक ये वास्तविक लागत जिसको सामाजिक लागत भी कहते हैं, और एक और होगी अवसर लागत। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर कौन सी अपनी? वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है? जो अपने समाज के द्वारा जो कष्ट त्याग किया जाता है उसको क्या कहेंगे? वास्तविक लागत। तो एक वस्तु के उत्पादन में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया प्रयत्न एवं त्याग, ठीक है, एफर्ट एंड सेक्रीफाइस, इसके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, ठीक है, उत्पादन की वास्तविक लागत है, इसको कहते हैं उत्पादन की वास्तविक लागत, ठीक है। मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में जो संयम अथवा प्रत्यक्षता करनी पड़ती है, ये सब प्रयत्न अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाती है। ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा था अपना वक्तव्य, ठीक है। वास्तविक लागत की इस अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में जो कुल कष्ट अथवा त्याग होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान, कभी भी पूछे वास्तविक लागत तो कष्ट और त्याग, ये सब दो शब्द तो आपको डाल नहीं रहा है, ठीक है, उसके बराबर होती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए, वस्तु अ के उत्पादन में वस्तु ब के उत्पादन की अपेक्षा 3 गुना कष्ट, ठीक है, तो त्याग होता है, तो वस्तु अ का मूल्य वस्तु ब के मूल्य का 3 गुना होना चाहिए एक वस्तु के लिए, ठीक है। 100 रुपए के आसपास मतलब अपने को त्याग करना पड़ रहा है, और वही अगर ब वस्तु के लिए, ए के लिए तो ये है, और अगर ब वस्तु के लिए से 3 गुना कष्ट करना पड़ रहा है, मतलब 300, 3 गुना कितना हुआ? 300, तो उसका मूल्य भी कम से कम 300 होना चाहिए। तो जितना त्याग दिया था उसका मूल्य भी तो 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो मार्शल ने वास्तविक लागत को सामाजिक लागत, ठीक है, इसको सामाजिक लागत भी कहते हैं, ये सोशल कॉस्ट, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में समाज को कष्ट और लागत का सामना करना पड़ता है। चलिए, और लास्ट अपनी है अवसर लागत, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी, अवसर यानी मौका पाना, एक मौका, अवसर, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी वाली लागत क्या होती है? कि आज आप कहीं काम करने जा रहे हो, वहां आपको 500 रुपए मिल रहे हैं, और दूसरे जगह जो काम वाला है वो आपको कह रहा है कि भाई मेरे पास आ जा, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। तो आपके पास अवसर है ना 1000 रुपये कमाना, लेकिन फिर भी आप जा तो नहीं रहे हो ना, आप काम 500 में कर रहे हो, या मान लो अभी 500 में कर रहे हो और अगला वाला कह रहा है कि मैं 700 दूंगा, ठीक है। तो आपके पास अवसर कितने का है? 700 का, लेकिन आप 500 पे ही काम करें, तो वो 200 रुपये का क्या है? आप एक अवसर लागत के रूप में इसको, आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। यही धारणा क्या है अवसर लागत की? अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पादन के साधन तो सीमित है, प्रत्येक साधन के वैकल्पिक प्रयोग है, वैकल्पिक मतलब बहुत सारे प्रयोग है, एक नहीं होते, अनेक प्रयोग है, विकल्प है, ठीक है, संभव होते हैं। जब किसी विशिष्ट साधन को एक विशेष वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब किसी विशिष्ट साधन को एक विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह साधन किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने का अवसर खो देती है। मतलब एक वस्तु को, ठीक है, एक जगह लगा, जैसे श्रमिक, एक आप साधन श्रम ही मानो कि आप एक जगह काम कर रहे हो तो दूसरी जगह तो उसी समय जा नहीं सकते ना, तो वो एक दूसरी जगह जाने का अवसर खो देते हैं, ठीक है। या पूंजी एक जगह लगाई तो दूसरी जगह तो आप लगा नहीं सकते, तो आपके पास 100 रुपए तो आप एक जगह ही लगा सकते हो ना। हम्म। तो वह लागत जो उत्पादन के एक विशेष साधन को उसके वर्तमान प्रयोग में बने रहने के लिए प्रेरित करती है,
तो उसको क्या कहेंगे, अवसर लागत। ठीक है, बेनम ने अपने अनुसार कुछ कहा है, क्या कहा, अवसर लागत अथवा वैकल्पिक लागत वह लागत है जिससे किसी वस्तु के स्थान पर उन्हीं साधनों की मात्रा से सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक वस्तु का उत्पादन किया जा सके। चलो ठीक है, फिर आगे है अवसर लागत क्या है, इस प्रकार किसी साधन को किसी दी हुई इकाई की वह कीमत जो उस उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो क्या है, बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या है, बनाए रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हस्तांतरण या हस्तांतरण कीमत, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण कीमत कहते हैं, वो ये अवसर लागत। ठीक है, यदि एक किसान दी हुई भूमि और साधनों के माध्यम से 15 क्विंटल गेहूं उत्पन्न करता है, उसके पास जो कोई भूमि है उससे क्या करता है, 15 क्विंटल गेहूं उत्पादन करता है, और यदि इन्हीं साधनों से, जो साधन उसके पास है, उन्हीं साधनों से 20 क्विंटल बाजरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, 15 क्विंटल तो गेहूं उत्पन्न करता है, लेकिन उसी से 20 क्विंटल बाजरा गेहूं उत्पन्न कर सकता है। तो 15 क्विंटल गेहूं का औसत लागत 20 क्विंटल बाजरा है। कैसे है कि वह उसी जमीन पे उसी संसाधनों से 20 क्विंटल बाजरा उत्पन्न हुआ है, उसी से अब वो गेहूं उत्पादन कर रहा है 15 क्विंटल। उनकी दोनों की लागत क्या हो गई कि 15 क्विंटल गेहूं बराबर 20 क्विंटल बाजरा के बराबर हो गई, क्योंकि 15 क्विंटल गेहूं के उत्पादन के लिए किसान को 20 क्विंटल बाजरे की मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। तो ये क्या करना पड़ रहा है, वो खो रहा है, क्योंकि दोनों चीज एक जगह उसी जमीन पे एक चीज तो कर नहीं पाएगा, या तो गेहूं उत्पादन करेगा या बाजरा करेगा। एक ही टाइम पे तो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बाजरे की त्याग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो तीन तो हो गई, मौद्रिक वास्तविक और मौद्रिक वास्तविक और अवसर लागत। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अलावा कुछ है व्यावसायिक दृष्टिकोण से लागतें, बिजनेस व्यू से कुछ कॉस्ट है, उनका सिर्फ नाम याद रखना, ज्यादा अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक तो वर्तमान या धनशील लागत, ठीक है, संक कॉस्ट है इंक्रीमेंटल। ठीक है, एक है विगत और भावी कॉस्ट, पास्ट एंड फ्यूचर, पीछे की और आगे की। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सामूहिक उत्पादन कॉस्ट, कॉमन प्रोडक्शन, मतलब एक साथ ज्यादा उत्पादन करोगे तो कैसे होगा, रोकड़ी एवं पुस्तकीय लागतें। आउट ऑफ पॉकेट एंड बुक्स कॉस्ट, जो किताबों में लिखने से या कैश में जो दे रहे हो आप, उसकी लागतें कैसी है। नियंत्रण या अनियंत्रण, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ ऐसी लागतें जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐतिहासिक एवं प्रतिस्थापन, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल है, इतिहास में है, ऐसे मतलब पहले आ रही है वो लगनी लगनी है। ठीक है, और रिप्लेसमेंट ऐसी कोच जिनको आप एक दूसरी जगह स्थापन कर सकते हो, एक ही जगह दूसरी का। ठीक है, अत्यावस्था स्थगन योग, ऐसी है जो अर्जेंट पोस्ट है, जो लगनी लगनी है। एक है कुछ ऐसी पोस्ट है जिनको आप आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, स्थगित कर सकते हो। ठीक है, धनसी तालाबंदी या कार्य परित्याग, संघ शटडाउन या अबंधन, कोई हड़ताल वगैरह, तालाबंदी वगैरह जो होता है, ऐसी पोस्ट। ठीक है, लेखा या आर्थिक लागत, जो आप अकाउंटिंग में कर सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट हो। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ पे और भी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले तो लागत और उत्पादन के बीच संबंध। उत्पादन वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ना, तो उत्पादन और लागत के बीच में क्या से संबंध होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लागत और उत्पादन में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लागत से, अगर लागत बढ़ेगी तो उत्पादन घटेगा। ठीक है, और अगर लागत कम होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इनके बीच में कैसा घनिष्ठ संबंध है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि या कमी करने से लागतों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर बड़े लेवल पर उत्पादन करोगे तो लागत कम आएगी, छोटे लेवल पे करोगे तो आपको लागत ज्यादा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट छोटे पे तो ज्यादा लगती है ना, और बड़े होने पर फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, अतः लागत उत्पादन संबंध का मुख्यतः दो अवधियों के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक तो अल्पकाल के लिए लागत उत्पादन संबंध, और एक होगा दीर्घकालीन के लिए। ठीक है, दो अवधियों में देखेंगे, एक अल्पकाल में एक दीर्घकाल। ठीक है, अल्पकाल वाला इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप अल्पकाल वाले पढ़ेंगे, और अल्पकाल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो चीजें आती है, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स, मतलब एक परिवर्तनशील लागतें होती है और एक स्थायी लागतें होती है। और दीर्घकाल में तो क्या होता है, सारी परिवर्तनशील होती है। अगर अल्पकाल पढ़ लोगे तो दीर्घकाल में वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्पकाल में लागत उत्पादन संबंध, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अल्पकाल का अर्थ उस समय अवधि से है जिसके अंदर उत्पादक बाजार के परिवर्तनों के अनुरूप समायोजन करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, सब कुछ समायोजन करने में असमर्थ है, लेकिन किंतु सीमित परिवर्तन संबंध है। ठीक है, सीमित मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, जैसे क्या क्या, कच्चा माल।
ठीक है, ईंधन एवं स्थायी श्रमिक आदि का तो कर सकता है, लेकिन क्या नया भवन बना सकता है, नई मशीनरी लगा सकती है, नया इन्वेस्टमेंट लगा सकता है, बड़े स्तर पे जो फिक्स चीजें उनको नहीं कर सकता। लेकिन ये छोटी छोटा है, वो कच्चे माल में कम ज्यादा कर सकता है, ईंधन को कम ज्यादा कर सकता है, श्रमिक को स्थायी रूप से जो श्रमिक है उनको हटा सकता है, ला सकता है। ठीक है, स्थायी वाला को तो नहीं कर सकता। ठीक है, अल्पकाल के लिए। ठीक है, अतः उत्पादक अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों और में परिवर्तन करके ही समाधान करने का प्रयास करेगा, क्योंकि स्थायी वालों को छेड़ेगा नहीं, किसको करेगा, परिवर्तनशील साधनों का ही परिवर्तन करेगा। ठीक है, अब परिवर्तनशील लागत तो इनमें कौन कौन से टाइप होगी, तो एक तो बढ़ेगी कुल लागत। ठीक है, क्या आएगी, कुल लागत। ठीक है, कुल लागत दो चीजों से मिलकर बनेगी, स्थिर और परिवर्तनशील। एक आएगी औसत लागत और एक आएगी सीमांत लागत। ठीक है, इनको पढ़ते हैं। तो पहला है कुल लागत। कुल लागत से आशय किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले कुल व्यय से। ठीक है, टोटल कितना खर्चा हो रहा है वो क्या है, कुल लागत। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर उत्पादन की कुल लागत में भी परिवर्तन होगा। अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा उत्पादन में, तो उसकी कुल लागत में भी परिवर्तन होना ही होना। एक इकाई पे भी होना है तो भी उसमें परिवर्तन कुल लागत में आएगा। कुल लागत के मुख्य दो रूप है, एक कुल स्थिर लागत और एक है कुल परिवर्तनशील लागत। तो पहला है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट। कुल स्थिर लागत अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होती है, अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती, इसलिए तो इसको स्थिर कहते हैं, बल्कि स्थिर बनी रहती है। स्थिर लागतों को पूरक लागत है, इसके नाम है, इसको क्या क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट कह सकते हैं, सामान्य जनरल कॉस्ट कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, ऊपरी ओवरहेड कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये नाम इसके। ठीक है, और क्या क्या होते हैं स्थिर लागत में, जैसे लगान या मकान का किराया, वो एक ही चीज है, मकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, ब्याज, हालांकि लगान इसलिए अलग से है कि भूमि पे जो लगता है वो लगान, और जो भवन बना है उस पे लगेगा तो किराया इसलिए। ठीक है, ब्याज, बीमा शुल्क। ठीक है, बीमा कम ज्यादा कर नहीं सकते, रोशनी मतलब बिजली का, पानी, देख रेख के खर्चे, मतलब गार्ड वगैरह लगे, सिक्योरिटी वगैरह वो सारी। ठीक है, मशीनों पर लाभ और पूंजी पर ब्याज, ये सब क्या है, स्थिर लागत है। ठीक है, अब आते हैं कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इनको शॉर्ट में क्या कहेंगे, टीवीसी। देखो जहां जहां टीवीसी आएगा मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जहां जहां कुल स्थिर लागत आएगा उसको क्या कहेंगे, टीएफसी, और जहां कुल लागत होगा उसको कहेंगे टीसी। शॉर्ट फॉर्म याद रखना, टीसी, टीएफसी, टीवीसी है, इजी। ठीक है, लेकिन कई बार डायग्राम में जब लिखते हैं तो कहते हैं कि डीवीसी क्या है, टीएफसी क्या है, ये याद साथ का साथ याद। ठीक है, इसका टी लिया, वी लिया, सी लिया बस। उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटने बढ़ने वाली लागत को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत या प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील लागत क्या, प्राइम कॉस्ट, इसी से क्या उत्पादन, मतलब कच्चा माल, जैसे क्या परिवर्तन, कच्चा माल डालोगे नहीं तो उत्पादन भी नहीं होगा, भले फिक्स कॉस्ट तो आती रहे। ये क्या है, परिवर्तनशील लागत प्रमुख लागत है। ठीक है, प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं, श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल पर किए जाना व्यय, या ईंधन व शक्ति। ठीक है, ये सब क्या है, परिवर्तनशील लागत है। ठीक है, चलिए कुछ डेटा है, उसके डेटा के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि उत्पादन की मात्रा है, क्या है, उत्पादन की मात्रा। अगर जीरो उत्पादन किया जाए तो भी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 100। भले उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन कर्मचारी क्या, उनको तो वेतन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मकान मालिक का जो किराया है उसको देना पड़ेगा कि नहीं, भूमि है उसको ब्याज देना, वो लगान देना पड़ेगा कि नहीं, जो आपने बैंक से लोन लिया उस पर ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, भले आप प्रोडक्शन करो या मत करो। इसलिए कुल स्थिर लागत तो लेनी रहनी है, 100 है। लेकिन आप उत्पादन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगी। आप श्रमिक को क्यों लगाओगे, आप कच्चा माल लगाओगे क्यों, जब आपको उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो आपकी टोटल लागत कितनी होगी, 100 ही होगी। क्यों, परिवर्तनशील लागत तो है ही नहीं, क्या सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही है। ठीक है, अगर उत्पादन की मात्रा 10 कर दी तो भी क्या रहेगी, स्थिर लागत तो 100 ही रहनी है। लेकिन परिवर्तनशील लागत ये भी लगेगी कि 10 इकाइयां हो रही है ना, तो कितना हो रहा है, 90। तो टोटल लागत क्या होगी, इन दोनों का योग, कितनी आ गई, 190। सब क्या इन दोनों का योग होगा, और ये आता चलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर और यूनिट बढ़ाएगा, 20 कर दी, ठीक है, तो भी फिक्स कॉस्ट तो क्या रहनी है, वही, मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट तो बराबर ही रहना, जब तक कि अल्पकाल में बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, और परिवर्तनशील लागत है वो क्या जाएगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी, जो जो उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी बढ़ती बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे अगर 50 यूनिट हो गई तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 100, वो परिवर्तनशील लागत कितनी हो जाएगी, 270। इन दोनों का योग कितना हो गया, 370। आया समझ में, ठीक। अब देखो इसका कुछ डायग्राम भी मैंने ग्राफ के रूप में बनाया है, वो भी देख लीजिए।
ठीक है, तो देखो ये निश्चित है एक्स अक्ष, इस पे क्या लिखा है, उत्पादन की मात्रा, मतलब ये वाला हिस्सा उत्पादन की मात्रा। इधर क्या है, लागत, मतलब टोटल लागत। इसका मतलब ये जो टीवीसी टीएफसी ये जो तीनों है ना, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो देखो फिक्स कॉस्ट है ना टीएफसी, वो देखो एकदम स्थिर है, अगर यहाँ पे 100 है ना, तो ये देखो 100 100 100 सब पे है, इसलिए टीएफसी क्या है, एकदम फ्लैट लाइन आएगी। लेकिन टीवीसी क्या है, टीवीसी देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो देखो ये जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर 90, 120, 140 ऐसे करते करते 200, 200 से 270 तक पहुंच रही है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा से नहीं है, लेकिन ग्राफ ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल लागत होगी, कुल लागत, वो इधर से ही स्टार्ट होगी। कैसे होगी, देखो कि यहाँ पे देखो फिक्स क्या है, 100 है ना, देखो ये 100, तो इधर से स्टार्ट होगी। बाकी इसके जैसा का जैसा ग्राफ रहेगा, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा, एएफसी से, क्योंकि इतनी तो है ही है। तो टोटल लागत कहाँ होगी, ऐसे स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। सेम टू सेम इस टीवीसी जैसा रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, टीएफसी से, क्योंकि उत्पादन नहीं भी होगा तो भी टीएफसी जितना तो फिक्स कॉस्ट है वो तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं कि जो स्थिर और परिवर्तनशील लागतें अपन ने पढ़ी अभी, ठीक है, उनके मूल्य के निर्धारण का क्या महत्व है, ये क्यों अपने जरूरी है, उसका क्या इंपोर्टेंस है अपने पास। ठीक है, तो वो थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि किसी वस्तु के उत्पादन में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतें आती है। ठीक है, और ये दोनों कब जरूरत पड़ेगी, अल्पकाल। अब ये पढ़ रहे हैं अपन किसका, अल्पकाल। ठीक है, दीर्घकाल में तो होती ही नहीं स्थिर और परिवर्तनशील, अल्पकाल के अंदर ऐसे दोनों चीजें लगेगी। ठीक है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तन साधकों में भी परिवर्तन होता है। जो जो उत्पादन की मात्रा में चेंज जाएगा तो परिवर्तनशील लागतों में चेंज जाएगा, लेकिन स्थिर लागतों में कोई चेंज नहीं आएगी, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती या घटती है तो लागतें भी क्रमशः बढ़ती घटेगी। उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी। ठीक है, और उत्पादन घटेगा तो लागत भी घटेगी। यही नहीं, यदि किसी समय उत्पादन की मात्रा शून्य हो जाए तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाएगी, लेकिन स्थिर लागत बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्पकाल में उत्पादक यह प्रयास करता है कि दोनों लागतें वसूल करे। वो कम से कम वो क्या चाहेगा कि मेरी फिक्स कॉस्ट और परिवर्तनशील लागतें कम से कम मिलती रहे, ताकि वो उत्पादन जारी रख सके। ठीक है, लेकिन यदि अल्पकाल में उत्पादक को वस्तु का मूल्य परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी मिलता है, तब भी वो उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बंद भी रखूंगा तो भी फिक्स कॉस्ट लगने नहीं, और चालू रखूंगा तो कम से कम परिवर्तनशील लागत तो वैसे ही मिल रही है मुझे, ताकि बिजनेस तो कम से कम बना रहे। ठीक है, तो अगर परिवर्तनशील लागतें भी मिलेगी तो भी वो बंद नहीं करेगा, लेकिन जब परिवर्तनशील लागतें भी नहीं मिलेगी तो वो तो बंद करना ही करना है। ठीक है, तो कभी पूछेगा कोई भी उत्पादक अपना उत्पादन कब बंद करेगा, जब उसको परिवर्तनशील लागतें भी नहीं मिलेगी ना, तो वो बंद कर देगा। ठीक है, जब तक परिवर्तनशील लागतें मिलती रहेगी तब तक वो जारी रख सकता है, जरूरी नहीं है रखे, पर रख सकता है वहां तक। ठीक है, और अगर उसको परिवर्तनशील और स्थिर लागत दोनों अगर मिल रही तब तो वो जरूर रखेगा। ठीक है, यदि मूल्य इतना गिर जाता है कि औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम होता है तो उत्पादक को अपना उत्पादन कार्य बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, ये लागतें उत्पादक को मूल्य निर्धारण और उत्पादन जारी रखने या बंद करने का निर्णय लेने में सहायक है। इंपॉर्टेंट है ना, ये निर्णय कैसे लेंगे इसी से तो पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का अंतर केवल अल्पकाल में ही लागू, बिल्कुल सिर्फ अल्पकाल से संबंधित है, क्योंकि दीर्घकाल में तो सभी वे परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन को स्थिर साधनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें सारा परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं औसत या इकाई लागत। ठीक है, औसत लागत एवरेज या यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत, एक इकाई पे कितनी लगती है, उसको क्या कहेंगे, औसत लागत। ठीक है, तो इसे कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की संख्या का भाग देकर भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, औसत लागतों को तीन भागों में बांटा जाता है, एक है औसत स्थिर लागत, एक है औसत परिवर्तनशील लागत, और एक है औसत कुल लागत। ठीक है, मतलब इन दोनों का योग होगा, उनको इनको क्या कहते हैं, नाम भी याद रखना, ए एफ सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये रहेगी ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये रहेगी ए टी सी। ठीक है, या एसी भी कह सकते हैं, नॉर्मल एसी भी कहते हैं, लेकिन एटीसी भी कह सकते हैं। एटीसी यानी एवरेज टोटल कॉस्ट, और एसी यानी एवरेज कॉस्ट टोटल। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो पहली है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एएफसी। ठीक है, जब कुल स्थिर लागत जो पीछे पड़ी थी ना कुल वाली, वो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाता है,
तो औसत स्थिर लागत प्राप्त की जाती है। ठीक है। एएफसी उत्पादन के सभी स्तरों पर विशेष रूप से अल्पकाल में स्थिर रहती है। ठीक है। सभी स्तरों पर एएफसी क्या होगी, अल्पकाल से संबंधित होगी, क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। फिक्स वाले तो स्थिर रहनी ही रहनी है। अतः जितनी अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा औसत स्थिर लागत उतनी ही कम हो जाएगी। कैसे होगा, जो जो उत्पादन करेंगे तो औसत स्थिर लागत कम होती जाएगी। ठीक है। जो भी ये फिक्स कॉस्ट है ना, जितना उत्पादन करोगे तो फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। कैसे होती जाएगी, कि मान लो, इसी में बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपकी फिक्स कॉस्ट लग रही है किसी प्रोडक्शन को उत्पादन करने में 100 रुपए। मान लो एक तो बिस्किट बना रहे, तो बिस्किट की फैक्ट्री है, उसकी मशीन है, मशीन की आपकी कॉस्ट लग रही है मान लो 100 रुपए। ठीक है। वो तो जितनी लगनी है कितनी, अगर कितना भी उत्पादन करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट है, उसका किराया मान लो 100 रुपए, 100 रुपए लगना है, भले उससे आप 1000 यूनिट बनाओ या 100 यूनिट बनाओ या जीरो बनाओ। ठीक है। तो अगर 1000 बनाते हो, 1000 मतलब प्रोडक्शन, तो कितना हो गया, 1100। तो एक यूनिट का कितना पड़ा, 1000 का भाग देंगे तो कितना है, 1.1। और वही अगर सिर्फ उस पे 100 यूनिट का बनाते हैं, 100 यूनिट बनाते हैं तो कितना होगा, तो फिक्स कितनी हो जाएगी, तो भी 100 रहनी है। और वेरिएबल कितनी रह जाएगी, 100। मतलब कितनी होगी, 200 की कॉस्ट आई। और यूनिट कितनी बन रही है, 100। मतलब कि 100 से भाग तो 2। मतलब देखो, जब जब देखो इसमें उत्पादन ज्यादा था, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगी, कम, 1.1 ही आई। और यहाँ पे उत्पादन कम किया तो कॉस्ट क्या गई, ज्यादा आ गई। स्थिर लागतें क्या होगी, कि जब जब उत्पादन करते जाएंगे तो स्थिर लागतें अपने कम होती जाएगी। औसत वाली, इंपोर्टेंट है, औसत वाली, क्योंकि एवरेज घटता जाएगा। लेकिन जो जो उत्पादन कम होता जाएगा तो औसत स्थिर लागतें बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतना सा ध्यान। ठीक है। अब है औसत परिवर्तनशील लागतें, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। जब कुल परिवर्तनशील लागतों को उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाता है तो इसे औसत परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागतों में। ठीक है। औसत का मतलब क्या है, कुल में टोटल यूनिट का भाग देना, यही है ना औसत का, एवरेज का फॉर्मूला है बस। ठीक है। उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तनशील लागतें परिवर्तित होती रहती है, अतः उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होती है। उत्पत्ति के नियम पढ़े ना, याद है ना। हम्म। उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न, अल्पकाल में काम आते हैं। तो तीन थे, वृद्धि नियम, हाँ, समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। वैसे वैसे पैमाने के दीर्घकाल के थे, पैमाने के प्रतिफल वाला। ठीक है। तो देखो, उत्पत्ति की प्रारंभिक, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में एबीसी घटती है, प्रारंभ में घटती है। और यह उस समय तक घटती रहती है जब तक कि फर्म को न्यूनतम लागत बिंदु पर ना पहुंच जाए। ऐसी बिंदु पे ना पहुंच जाए जहां पे न्यूनतम से लागत, अगर न्यूनतम लागत बिंदु से भी जाने के बाद भी अगर उत्पादन जारी रखेंगे तो वो क्या करेगा, फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और एक है औसत कुल लागत, इन दोनों का योग ही क्या है, औसत कुल लागत, या कुल लागत में भी यूनिट का भाग दे दो तो भी क्या आएगा, औसत कुल लागत। ठीक है। तो औसत कुल लागत से आशय उत्पादन की कुल प्रति इकाई लागत। ठीक है। जब उत्पादन की कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा, औसत कुल लागत। यानी एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, और एएफसी यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवं एबीसी का योग, मतलब एएफसी और एबीसी का योग क्या है, एटीसी। ठीक है। औसत लागत वक्र प्रारंभ में नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद वह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, जब अपना मिनिमम बिंदु आ जाएगा, सबसे कम वाला बिंदु आ जाएगा ना लास्ट, अगर वहां से भी अगर ज्यादा रखेंगे तो फिर वापस ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वह आदर्श उत्पादन की क्षमता बिंदु कहलाता है, जो लास्ट में बिंदु आएगा वो क्या है, आदर्श उत्पादन क्षमता, जहां सबसे कम कॉस्ट होती है। इस बिंदु पर उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। चलिए। ठीक है। अब है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। ठीक है। एक एक्स्ट्रा इकाई पे जो लगने वाले है लागत, उसको क्या कहेंगे, सीमा। सीमा के अंत में, मतलब 10 इकाई यूज करे तो 9 और 10 के बीच, 90 से 10वीं बिल बनाने में कितना यूज हो रहा है, तो वो क्या सीमांत। ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहा जाता है। ठीक है। अल्पकाल में सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या स्थिर है, उसमें तो चेंज आ ही नहीं रहा, प्रत्येक यूनिट पर उत्पादन में क्या चेंज हो रही है, परिवर्तनशील लागत। इसलिए क्या कहेंगे, अल्पकाल में सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है। ठीक है। क्योंकि इस अवधि में स्थिर लागत में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है।
इसके विपरीत दीर्घकाल में सीमांत लागत में परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही लागतों को शामिल किया जाता है। हालांकि दीर्घकाल में तो स्थिर होता भी नहीं है, कुछ भी सारे परिवर्तनशील ही होती है। ठीक है, अब देखो ये चारों चीज अपन ने पढ़ी ना, उनके फॉर्मूले। एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसका दो फॉर्मूला आ जाएंगे। क्या पहला तो क्या है, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट में जितनी उत्पादित इकाई है उनका भाग दे दो, या फिर एएफसी निकालने के लिए क्या है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, उसके अंदर से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। जो टोटल एवरेज कॉस्ट है ना, उसमें से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, तो भी क्या आना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब औसत स्थिर लागत। अगर कुल औसत लागत है उसमें से औसत परिवर्तनशील लागत घटा देंगे तो भी क्या आने, औसत स्थिर लागत। ठीक है, अब दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत, एवीसी। एक तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग दे दो। या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या है, जो एवरेज कॉस्ट है औसत लागत, उसमें से औसत स्थिर लागत को घटा दो, एवरेज फिक्स कॉस्ट को घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है एसी यानी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालना क्या, या तो कुल लागत है उसके अंदर उत्पादित इकाइयों का भाग दे दो, या फिर एवरेज कॉस्ट के लिए क्या है कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों को जोड़ दो, तो भी क्या आ जाएगा, औसत लागत, औसत कुल लागत कह दो। ठीक है, इसको एटीसी भी कह सकते हो, एसी को एटीसी। ठीक है, इसके बाद है एमसी। एमसी ए बराबर है, ठीक है, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट, जो अभी ऊपर पढ़ रहा है ना, यही है। इसके अंदर क्या है, उत्पादित इकाई का डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या था, डिफरेंस, एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच में डिफरेंस। जैसे 10 इकाई यूज कर रहे हैं ना, तो 10 का योग और 9 का योग के बीच में डिफरेंस। मान लो कि जैसे 9 इकाई उत्पादित करने में 100 रुपए आ रहा है, और 10 इकाई उत्पादन करने में लागत आ रही है 120 रुपए। तो जो 100 से 120 है ना, इसका डिफरेंस ही क्या हो गया, डेल्टा टीसी। तो कितना, 20 है ना, तो ये डेल्टा टीसी कितना हो गया, 20। और तो डेल्टा क्यू मतलब उसमें उत्पादित इकाइयां कितनी लग रही है, इकाइयां कितनी लग रही है, 10। 10 लग रही है ना, तो ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 20/10। 20/10, तो ये क्या होगा, 20 से 10 को काटा तो कितना आ गए, 2। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टीसी एन, टीसी एन में से माइनस टीसी एन -1, मतलब एक कम इकाई का जो योग है वो घटा दो, तो भी क्या आ जाएगी, अपनी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये एक तो एमसी वक्र दे रखा है, एक एसी वक्र दे रखा है, एक एबीसी वक्र दे रखा है, और एक एएफसी वक्र। इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो, ज्यो जो देखो इधर इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। जो जो ऐसे जाएंगे तो उत्पादन बढ़ रहा है। तो देखो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो अपने क्या हो रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। बताया था ना, स्थिर लागत हमेशा कम होती जाएगी, बाकी सभी बढ़ेगी लेकिन स्थिर लागत कम होती जाएगी। ठीक है, अब एसी वक्र है, पहले क्या होगा, घटेगा, लेकिन एक बिंदु आ जाएगा, उस बिंदु के बाद वापस क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार एबीसी भी क्या होगा, इस समय में तो घटेगा घटेगा घटेगा, लेकिन एक बिंदु के बाद वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एमसी वक्र है वो सबसे नीचे रहता है, ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या, इसका लागत प्रति इकाई की जो मार्जिनल सीमांत लागत क्या होती है, कम होती है, लेकिन ज्यो ज्यो होता जाता है तो इसके बाद में उसके अनुसार बढ़ती रहती है। तो ये देखो, जो जो अधिक उत्पादन होता जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी है, एसी और एमसी के, वो भले दीर्घकाल के हो या अल्पकाल के हो, दोनों के काम आते हैं। तो एक सबसे फेमस रिलेशन तो यही है कि एसी वक्र, एमसी वक्र है वो हमेशा एसी वक्र को नीचे से काटता है। देखो ये नीचे से काट रहा है ना, ये या नीचे से काट रहा है, ये हमेशा देखना, एसी वक्र ऐसे होगा तो एमसी वक्र इसके नीचे से होते हुए काटेगा, हमेशा ये देखना, ए एमसी आएगा और एसी ऐसे आएगा। ठीक है, और दूसरा जो एबीसी वक्र है वो एसी वक्र के, मतलब दोनों ही चीज ले लो, एबीसी और एएफसी वो दोनों हमेशा एसी के नीचे रहेंगे, क्योंकि ये दोनों का तो का एबीसी और एएफसी का तो एएसी क्या है, योगी है। ठीक है, तो ये दोनों नीचे रहेंगे, और एक क्या एएफसी वो नीचे की ओर चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये क्या कि एसी के बीच में और एबीसी के बीच में स्टार्टिंग में तो गैप होगा। देखो एसी वक्र पहला कौन सा, ये वाला, और ये कौन सा है, ये देखो, यहाँ से यहाँ के बीच कितना गैप है, देखो, और ज्यो जो उत्पादन बढ़ता जाएगा देखो यहाँ आते कम हो गया गैप, इनका गैप कम होता जाएगा। और वही एसी का
और एएफसी में उल्टा चलेगा। स्टार्टिंग में तो देखो इनके बीच में गैप कितना है, ये दोनों है, इतना सही है, लेकिन अब देखो कितना हो गया, इतना। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उत्पादन होने पर ज्यादा उत्पादन तो एबीसी तो घटती जाएगी, और नहीं, एबीसी बढ़ती जाएगी और एएफसी घटती जाएगी। चलिए, सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, जो अभी मैंने बताया कुछ तो वही होगी। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। एसी और एमसी दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। एसी और एमसी की गणना दोनों कुल उत्पादन द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रारंभ में जब एसी वक्र गिरता है, एसी वक्र गिरता है तो एमसी वक्र एक सीमा तक गिरता है, मतलब दोनों गिरते हैं, देखो एसी और एमसी दोनों गिरे ना। देख लो, ये एसी भी गिरा और ये एमसी वक्र भी गिरा, ये देखो गिरा है ना, एक बिंदु तक तो दोनों ही गिर रहे हैं। ठीक है, किंतु एक अवस्था के बाद एमसी वक्र बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, यद्यपि एक सी वक्र गिरता रहता है। देख लो, देख लो, यहाँ बिंदु आया ना, ये एमसी वक्र यहाँ तक गिरता रहा और एसी वक्र भी यहाँ तक तो गिरता रहा, लेकिन इसके बाद भी एसी वक्र तो गिर ही रहा है, लेकिन एमसी वक्र बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहले कौन बढ़ना शुरू होगा, एमसी वक्र, एसी वक्र फिर भी गिरता रहेगा, वही चीज का है। इस प्रकार एमसी सदैव घटती औसत लागत की दिशा में औसत लागत कम होती है। ठीक है, एमसी सदैव स्टार्टिंग में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है ना, ये देखो पहले क्या, एसी तो ऊपर है, ये एसी वक्र ऊपर है और एमसी वक्र नीचे, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, एमसी वक्र नीचे होता है। जब एक ही एसी वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है, तब एमसी वक्र एसी वक्र को नीचे से काटता है। देख लो, जब एसी वक्र अपना न्यूनतम बिंदु पे, मतलब एसी यहाँ पे सबसे कम पे है, तब वहां पे एमसी वक्र, इसको, ये एमसी वक्र है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, एसी वक्र, ठीक है, हमेशा क्या रहता है ऊपर, ये एसी वक्र है, ये एसी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये एसी है और अभी एमसी, तो एसी और एमसी पटा, ये एमसी है। ठीक है, तो देखो एमसी वक्र हमेशा एसी वक्र से स्टार्टिंग में तो नीचे रहता है, लेकिन जहाँ एसी वक्र का न्यूनतम बिंदु होगा, ये एसी वक्र का भले इसका ये थोड़ा सा दिख रहा है इधर, लेकिन न्यूनतम बिंदु ये वाला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो ड्रॉ किया हुआ है ना हाथ से, इसलिए जब आप मैथमेटिकल जो निकलोगे तो हमेशा ये एसी का नीचे वाला जब बिंदु को वहां पे एमसी काटेगा, लेकिन वो कहां से काटेगा, नीचे से काटेगा। ये देखो, नीचे से एमसी वक्र यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, जहां एसी का मिनिमम पॉइंट होगा ना, वहां पे एमसी इसको काटेगा, एसी के मिनिमम पॉइंट पे। ठीक है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत सीमांत लागत के बराबर हो जाती है, बिल्कुल मतलब लागेगी तो इस पॉइंट पे क्या बराबर ही जाए, ये देखो इस पॉइंट पे सीमांत लागत और औसत लागत दोनों क्या है, बराबर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एमसी तो बढ़ेगी और एसी भी बढ़ेगी, लेकिन एमसी उससे तेज बढ़ेगी। देखो यहाँ पे एमसी क्या है, तेज बढ़ रही है, और एसी बढ़ तो रही है लेकिन उससे कम बढ़ रही है। ठीक है, जब एसी वक्र बढ़ता है तो एमसी वक्र एसी से ऊपर हो जाता है, वो क्या था अभी मैंने बताया था, एमसी वक्र ऊपर हो जाता है एवं साथ ही साथ एसी वक्र से तीव्र तीव्र गति से बढ़ता है, तो एमसी का उससे तेज दबाता है। ये रिलेशन उनका यार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम हो या शायद कॉलेज के एग्जाम हो या 11th 12th के एग्जाम हो, ये कुछ रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब है अल्पकालीन लागतें, विश्लेषण का व्यावसायिक निर्णय में, तो मतलब जो अल्पकालीन लागतें अपनी पढ़ क्यों रहे, उसकी क्या जरूरत पड़ रही है अपने को, तो क्या संबंध है वो देखते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के संबंध में, रिगार्डिंग प्रोडक्शन, ठीक है, किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कोई उत्पादन कर रहा है तो उसके अंदर लागत कितनी आएगी, तो सबसे बड़ा है ना, आप किसी बिजनेस करने जाओगे सबसे पहले उसमें कॉस्ट कितनी आएगी, भैया ऐसा तो नहीं हो कि ज्यादा कॉस्ट आ जाए और बेचना कम हो जाए। हाँ, एक बार हमारे कोई दोस्त थे, उनके साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने नई नई दुकान खोल ली। ठीक है, और उन्होंने सस्ते सस्ते बेचना शुरू कर दिया, तो लोग आए, खरीदारी भी खूब हुई, बिका भी हुआ। जब शाम को बैठे और उन्होंने हिसाब मिलाया तो पता लगा कि उन्होंने जितने पैसे लगाए थे सामान लाने के, उससे ज्यादा तो उनकी रेवेन्यू ही नहीं हुई, मतलब उतने में तो उनका मिला ही नहीं जो मतलब कॉस्ट लगी थी वही। ठीक है, अगर अगर उन्होंने ये लागत विश्लेषण देख लिया होता, उनको पता होता, तो वो पहले से डिसाइड करते ना कि हमें कितने में बेचना है। हम्म, ठीक है, तो वैसे तो किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसी दशा में एक या अनेक वस्तु के उत्पादन को जारी रखा या बंद कर दिया जाए,
ये निर्णय अल्पकालीन लागत विश्लेषण के लिए होती है, ठीक है। अल्पकालीन वाला अल्पकालीन में काम आएगा, ठीक है। फिर ये मूल्य निर्धारण में प्राइस डिटरमिन्स, जो भी बताया ना मैंने कि अगर उनको पता होता तो उसी हिसाब से वो मूल्य लगा देते कि मान लो अगर उसमें पता चला कि मेरे उसके कॉस्ट 1000 रुपये आ रहा है, तो कम से कम इतना मूल्य रखो कि मुझे 1200 रुपये या 1000 रुपये तो मिले ही मिले कम से कम, ठीक है। अल्पकालीन लागत विश्लेषण का वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में काफी महत्व होता है, ठीक है। उत्पादन का पैमाना, ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कितने लेवल पे मतलब कितना उत्पादन किया जाए, कम किया जाए, ज्यादा किया जाए वो, ठीक है। लागत विश्लेषण से फर्म इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है कि वर्तमान उत्पादन के पैमाने से जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उन्हीं का उत्पादन जारी रखा जाए या नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, मतलब कितना उत्पादन किया, पैमाना मतलब, ठीक है। मशीनों का प्रयोग, तो जो अल्पकालीन लागत विश्लेषण से फर्म निर्णय लेती है, निर्णय में सक्षम हो जाती है कि वर्तमान में किसी क्षेत्र में पुरानी मशीनों के प्रयोग को चालू रखा जाए अथवा नई मशीनें लाई जाए, ठीक है। उससे नहीं, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो नया लगा सकता है, नहीं हो तो नहीं लगाए, तो निर्णय कैसे ले जाएगा, लागत से ही तो लेगा। नए प्रस्ताव के संबंध में कि नए नए जो प्रपोजल आ रहे हैं कि नई चीजों को प्रोडक्शन करा जाए कि नहीं करा जाए, वो भी लागत के अनुसार ही लेगा, ठीक है। तो फर्म के पास वस्तु की पूर्ति के प्रस्ताव आते रहते हैं, इसमें से कुछ पुराने और कुछ नए हो सकते हैं। ऐसी दशा में लागत विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय लेने में आसानी रहती है कि नए प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं किया जाए। अप्रयुक्त क्षमता, अनयूज कैपेसिटी, ठीक है। तो भरम फर्म के भवन अथवा संयंत्र में कुछ अप्रयुक्त क्षमता होती है, ठीक है। जैसे एक मशीन है, आप उससे प्रोडक्शन 100 सा कर रहे हो, लेकिन वो आप मान लो 150 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हो, तो 50 का अनयूज है ना, तो उसका यूज ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो उस कैसे लोगे, इससे तो लोगे, हालांकि उसकी कॉस्ट तो आपको आ रही है। ऐसी दशा में लागत विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि उसे स्वयं के वर्तमान उत्पादन में बढ़ाया जाए अथवा किराए पे दिया जाए, ठीक है। जैसे भूमि है, किराए पे मशीन तो दे नहीं सकते, लेकिन आधी यूज हो रही है, लेकिन जैसे भूमि है, आपको पूरी यूज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो दूसरी जगह और पास में किसी को बिजनेस करने के लिए दे दो, तो इससे भी कम से कम किराया आएगा, पड़ी रहने से तो बढ़िया है ना, इसी प्रकार, ठीक है। अब आता है दीर्घकाल में उत्पादन लागत संबंध। तो आज अभी अपन दीर्घकाल, ये काफी लंबा सेशन हो गया, तो दीर्घकाल में जो लागत उत्पादन संबंध है इसको अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं।